बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में 40 अंक का जो जीके जीएस का सेशन होता है उसके मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे हम नम्र निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा और देख लीजिए कि आपकी आंकड़े कुल 40 क्वेश्चनों में क्या होता है। 40 प्रश्नों में आप कुल कितना सही आंसर कर पा रहे हैं, ज़रूर आप देखिए। इसमें आपको 8 क्वेश्चन भूगोल का, 8 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास से संबंधित, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, 8 क्वेश्चन साइंस का और इसी प्रकार से 8 क्वेश्चंस जो होगा वह आपको मैथमेटिक्स इत्यादि से होंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन को और कुल कितने आंसर आप करते हैं, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले कि आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ज़रूर आप यह आश्वस्त हो जाइए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बार भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मस्ट अर्थक्विक प्रोन जोन इन इंडिया? याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक बार भूकंप संभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? कच्छ का क्षेत्र, उत्तर बंगाल, हिमालयी क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में सर्वाधिक बार भूकंप संभावित क्षेत्र जो है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी क्षेत्र जो है भारत में सर्वाधिक बार भूकंप संभावित रहने वाला क्षेत्र माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा। प्रश्न कहता है, प्यारे साथियों, कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? याद रखिएगा, यहाँ पर जीके जीएस के थोड़ा सा स्लो क्वेश्चंस मिलेगा और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते चलिएगा, हबड़ाइएगा नहीं बिल्कुल। भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वह वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट ये कोस्ट लाइन? याद रखेंगे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, वह है गुजरात। याद रखेंगे, जो ये अपना गुजरात है ना, यह गुजरात यहाँ पर इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर क्रीक जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यही कारण है कि यह जो सीमा है वह सबसे अधिक बना देती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है कि मानसून के लौटने का क्रम किस क्षेत्र से शुरू होता है? मेरे बहुत सारे साथियों का यह एक कंप्लेन रहता है कि सर ये 40 अंक वाला क्या? याद रखेंगे, आप बीपीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे होंगे, चाहे वो आपका विषय कुछ भी हो, लेकिन 80 अंक आपके जो पर्सनल आपकी जो डिग्री है उससे क्वेश्चन पूछी जाती है और 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का इसी लेवल के पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो है टीआरई 1, 2, 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको बार बार नहीं पूछिए, बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए कि यह भी है। देखेंगे तो प्रश्न चौथा नंबर, मानसून के लौटने का क्रम किस क्षेत्र से शुरू होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी राजस्थान। याद रखेंगे, भारत में मानसून जो है लौटता है वह है पश्चिमी राजस्थान से उसकी वापसी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी जो पूरी तरह से देश के भीतर बहती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और अंतर्देशीय नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है? याद रखेंगे, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, महानदी या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का पांचवे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे दोस्तों, यह गंगा नदी के बाद याद करेंगे तो भारत में सबसे अधिक लंबाई के तौर पर बहने वाली नदी है जो भारत से बाहर नहीं जाती है, इसलिए अंतर्देशीय नदी के रूप में भारत में सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाएगी। तो गोदावरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, भारत में रेगुर मेटी को और क्या कहा जाता है?
भारत में रेगुर मिट्टी को और क्या कहा जाएगा? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द रेगुर सॉइल इन इंडिया? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, काली मिट्टी। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, एक से अधिक सही है, ऐसा आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम भारत में काली मिट्टी भी है, यानी इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक थर्मल पावर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? याद रखेंगे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में यानी थोड़ा सा क्वेश्चन टॉप था, लेकिन टीआरई 3 में क्वेश्चनों का लेवल इस तरीके से ला दिया गया। यही कारण है कि आपको इस प्रकार की क्वेश्चंस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे सेट को आगे बढ़ने दीजिए, क्वेश्चंस जरूर आएंगे और मैथमेटिक्स को बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि आप यदि चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 40 में 35 अंक के करीब करीब आपका स्कोर जीके जीएस में बना रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको गहन अध्ययन करना। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है ओपन स्टडी एरिया एक बुक लॉन्च किया है जो कि पूरे सिलेबस को कवर करती है और जिसमें कई प्रकार की चीज़ें आपको पिछले जो संपूर्ण 2025 है इसके सभी मस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित, मैथ से संबंधित सभी बिंदुओं को एक एक करके कंप्लीट करती है और साथ ही साथ वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में वो प्रदान करती है तथा प्रैक्टिस सेट 11 हमारी इस बुक में है। यदि आप चाहते हैं इसको परचेज करना तो आज आप परचेज कर सकते हैं। इसको आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा, परेशान नहीं करेंगे। यह पीडीएफ के रूप में ई बुक दिया जाएगा 70 रुपये में। कुल मिलाकर के 456 पेज इसमें है, 1400 प्लस क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिफाई पेपर भी लेना है तो याद रखिएगा, क्वालिफाई पेपर भी अगर लेना है तो 30 अंकों की जो हिंदी इंग्लिश की क्वालिफाई पेपर है उसकी भी ई बुक हमारी यह यूट्यूब चैनल दे रही है। उसकी कीमत है 60 रुपये दोस्तों, यानी कुल मिलाकर के 70 और प्लस 60 अगर जोड़ दें 130 होता है। लेकिन आज तारीख है 16 अगस्त 2025। यदि आप 17 अगस्त 2025 तक इसको ले लेते हैं यानी आज से कल तक, तो दोनों ई बुक आपको 130 के स्थान पर 110 में प्रदान कर दिया जाएगा। अगर आप दोनों ई बुक लेते हैं तो 110 में दोनों प्रदान कर दिया जाएगा। जिस बंधु ने अगर एक ई बुक लिया है, अगर वो चाहते हैं कि ये दूसरा ई बुक भी ले लें तो वो आप उसको ले सकते हैं। दोनों ई बुक लीजिएगा एक साथ तो 110 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। अलग अलग लीजिएगा तो 70 रुपये आएगा जो जीके जीएस 40 मार्क्स है और 60 नंबर जो आएगा वो हिंदी के लिए है। तो इस प्रकार से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतर चीज़ है, आप पढ़िए उसके बाद समझ में आएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक थर्मल पावर, हाँ एक और बात, बुक कहाँ से लें? तो ये व्हाट्सअप नंबर जो दिखाई दे रहा है उसी पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं या परचेजिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कुछ कन्फ्यूजन हो रही है समझने में तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक थर्मल पावर उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मस्ट थर्मल पावर इन इंडिया? 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी नदी भारत में 2 बार कर्क रेखा से प्रभावित होती है? याद रखेंगे, भारत में वो कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को प्रवाहित करती है यानी कि उससे प्रभावित होती है? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मह नदी जो है एक भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न अगला है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता को लाठी से चोट लगी थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध में किस नेता को लाठी से चोट लगी थी? विच लीडर वाज द इंजर्ड इन द लाठी चार्ज ड्यूरिंग साइमन कमीशन प्रोटेस्ट? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? विच आईएनएस सेशन पास्ड द रिजोल्यूशंस ऑफ द पूर्ण स्वराज? इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ होती है 8 अगस्त, कहीं कहीं पर इसको 9 अगस्त भी लिखा गया है।
चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस कर लिया गया? आपको सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, गांधी जी के द्वारा इसको प्रसारित किया गया था। उसी दौरान जो है जितने भी इसके रहने वाले आंदोलनकारी थे, वो चौरा चौरी में एक जो थाना था उसको उन्होंने आग के चपेट में ला दिया था और पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। इससे आहत होकर के गांधी जी ने एक आंदोलन को वापस ले लिया। वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यदि आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन का डेट क्या है तो जरूर आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा। आपके पास 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वह लिखा गया था गांधी जी के द्वारा जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने इस किताब को लिखा था। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। एक विशेष बात याद रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है 8 बजे क्लासेस हमारी आएंगी आप सभी के लिए। वहीं पर बात करें कि लाइब्रेरियन के लिए जो कैंडिडेट हमारी तैयारी करते हैं उनके लिए 8:30 बजे क्लासेस आते हैं। तो 8:30 बजे लाइब्रेरियन के लिए और 8 बजे जो होगा वह बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस आएंगी। 1857 की क्रांति के समय वाइस गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता की जय नारे को आरंभ किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, अजीमुल्लाह खान, पंडित मदन मोहन मालवीय? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों, भारत माता की जय यह नारे प्रारंभ करने वाला अजीमुल्लाह खान थे। इस पर केरल के जो मुख्यमंत्री थे पिनरजाई जो हैं, वैसे ही नाम है उनका, उनके द्वारा ये जब कहा गया तो ये विवाद के सिलसिले में भी था। तो ये एक बुक्स में है और ये विकिपीडिया पर भी आप चेक कर सकते हैं। भारत माता की जय के नारे जो अजीमुल्लाह खान ने प्रसारित किया था। हालांकि इसके बारे में लिखित जानकारी जो होती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आती है। देख लेंगे इस संबंध में यहाँ पर कुछ लिखा गया है। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन लागू हुआ? कौन सा वह जो ब्रिटिश भारत, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था? विच एक्ट इंट्रोड्यूस ये डायरेक्टली इन द ब्रिटिश? याद रखेंगे, कहता है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था? याद रखेंगे 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1919 अधिनियम। वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था? सन 1919 का अधिनियम इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देखते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर बी, श्री ज्ञानेश कुमार। याद रखेंगे इससे पहले राजीव कुमार थे, तो उनके स्थान पर श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? अभी आप करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखने लगे। भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है निर्मला सीतारमण। आपको कमेंट करके बताना है कि अब तक निर्मला सीतारमण ने कितने बार एक वित्त मंत्री के रूप में अब तक उन्होंने जो ये आपका बजट है पेश किया है। 2025 में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत 2.0, बुलेट ट्रेन। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 19 का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत 2.0 जो है 2025 में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि 2025 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है भारत के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 21वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य 2025 में AI पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो 2025 में AI पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अपनाने का वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 22वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत में 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया?
भारत ने 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया है? दिए गए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। याद रखेंगे क्योंकि जापान और सिंगापुर दोनों के साथ किया गया है। यही कमाल है ऑप्शन नंबर ई और डी का कि जब सब कुछ आप भूल जाएं तब तक ये ई और डी आ जाता है। 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल का नवीनतम संस्करण किसके साथ परीक्षण हुआ? याद रखेंगे 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल का नवीनतम संस्करण किसके साथ परीक्षण हुआ था? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या फिलीपींस के साथ जो है ये इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि हाल ही में शुरू हुआ भारत मिशन 2047 किससे संबंधित है? हाल ही में शुरू होने वाला भारत मिशन 2047 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। याद रखेंगे 24 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहां से मैथमेटिक्स शुरू होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है कि x प्लस 1/x का मान यदि √3 है तो उस कंडीशन में कहता है कि x का क्यू प्लस 1/x³ का मान क्या हो जाएगा। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लिखिएगा x प्लस 1/x, इसका √3 है तो इसका होल क्यू कर दीजिएगा। होल क्यू कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा AQ प्लस BQ ना, और उसके बाद प्लस 3AB यानी x प्लस 1/x। अब इसका भी इसको क्यू कीजिएगा, दोनों तरफ क्यू करना है तो इसका क्यू कीजिएगा तो 3√3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा x³ प्लस 1/x का क्या हो जाएगा क्यू, और बराबर यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस में 3 प्लस इसका मान आपको रख देना है √3 कितना 3। ठीक है, बराबर में 3√3 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो आप इसको जरूर बना दीजिएगा। कट जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। उस कंडीशन में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 30% भाग 60 है, संख्या क्या है? मान लिया वो संख्या 60 है। का लगाना है तो 30 कर दीजिए, बटा कर दीजिए 100, बराबर कर दीजिए यहाँ पर 60, कटाइए 30 को, 30 से 60 को 2 बार में, 2 को 100 से गुना करिए, x बराबर 200। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर 40 अंक वाला जीके जीएस का सेशन। चैनल पर नए आ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई ई बुक लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है ये कमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको चैट कर सकते हैं या अपनी समस्या कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कैसे ये बुक पीडीएफ के रूप में प्राप्त की जाएगी। 70 + 60 एक अलग अलग लेंगे तो 70 और 60 लगेगा। आज से लेकर यानी कि 16 तारीख से लेकर 17 अगस्त 2025 तक लीजिएगा तो 110 में दोनों आ जाएंगे, वरना अलग अलग आपको 60 और 70 पे करना होगा। एक समचतुर्भुज की भुजा यदि 5√2 है, सीएम है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? सबसे पहली बात कि हम लोग समचतुर्भुज की क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे विकर्ण। उसका सूत्र होता है √2 और क्या a। तो देख लीजिएगा √2 रहने दीजिए और a का मान, भुजा का मान दिया है 5 √2। याद रखेंगे √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 गुने 2 करिएगा तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीका का है, लेकिन आंसर ढूंढिए। 49 लिखा हुआ है तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। याद रखेंगे, एक बार प्लस में लिख दीजिए, 49 + 21 कर दीजिए और एक बार 49 में से 21 घटा लीजिए। तो ऐसे कंडीशन जब करेंगे तो 49 में जब आप लोग जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और गुने 49 में से 21 जब घटाएंगे तो कुल मिलाकर के आपके पास 28 आ जाएगा। ऐसे में गुना कीजिए, 1 0 पहले बैठ जाएगा और उसको 7 8 56 का 6 कीजिएगा, 7 दूना 14, 14 और 5 19 हो जाएगा। 1960 इसमें खोजने की कोशिश करेंगे, कहीं पर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि लगातार हम क्लास कराते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भारी मात्रा में कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए डेली क्लासेज लेकर के आएँ।
दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:4 है तो इनका योगफल योग 112 है, बड़ी संख्या कौन सी है? यदि दो संख्याओं का योग अनुपात जो है 3:4 है तो उनका योगफल 112 है, तो बड़ी संख्या क्या है? मान लिया कि अनुपात जहां भी होगा उसमें 1 से गुना कर दिया जाता है, तो 3 में 1 से गुना कर दीजिए प्लस 4x, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है योग है, और योग कितना है? बराबर 112 है। तो 4 और 3 7 कर दीजिएगा, 7x हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 1 2 कर दीजिएगा, कटाइएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 42 और 7 छक 42, 16 आ जाएगा, 16 बलोत्तर से 112 बोलते हैं। तो उस तरीके से x का मान हमारे पास 16 आ गया। तो अब देखिएगा, बड़ा 3 है या 4 है? 4 है ना, तो इस 4 में 1 से गुना करा दीजिएगा, 16 चौका 64, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 30वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, एक वस्तु पर 20% हानि के बाद 640 मिलते हैं, लागत मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? याद रखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल आप हमारे साथ बड़े रहिएगा, छोड़ करके क्लास बिल्कुल क्विट मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक वस्तु 20% की हानि के बाद 640 रुपये मिलती है, तो उसका क्या निकालिए आप, उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पहले सबसे पहले हम एसपी करेंगे। एसपी यानी कि सेल प्राइस जो होगा यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद आपके पास लॉस बाई 100 और गुने कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ऐसे में इसका मान रख दीजिए 640, 640 के बाद लॉस जो हुआ है उसको लिख दीजिए 20 बटा में 100 कर दीजिएगा, गुने सीपी निकालना है, रहने दीजिए, इसको कटाइए, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 20 है, तो 20 जो है वह 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है ये देखने की आवश्यकता है। देख लीजिए, 20% की हानि होती है, इसका मतलब कि उसमें बेची कितनी पे जाती है? 80% पर। तो 80% पर बेची जाती है, तो 20% 100 में से आप पहले घटा दीजिए 20%, यानी कि जो बेची जाती है लागत मूल्य जो है 80% पर बेची जाती है, तब देख लीजिएगा उस कंडीशंस में होगा एसपी का मान हो जाएगा 80 बटा क्या 100 और मल्टीप्लाई क्या सीपी, और एसपी का मान कितना है? 640, 8 अठाई 64, 8 बार में कटा दीजिए, 8 में 100 से गुना कर दीजिएगा, 800 हो जाएगा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या का वर्गफल उसके दोगुने से 35 अधिक है, संख्या क्या होगी? किसी संख्या का वर्गफल यानी कि ये मान लीजिए वह संख्या मान लेते हैं x है, तो वर्गफल कहने का मतलब है कि x का स्क्वायर कर दीजिए, और उसका मान जो है दोगुने से, तो x के दोगुने से 2x कर दीजिए, 35 अधिक है तो उसमें 35 कर दीजिए, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। उस कंडीशंस में ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x माइनस 35 बराबर हो जाएगा 0। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब आपको यहाँ पर कटाने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 7 × 5 = 35, माइनस में 7x कीजिए, प्लस में 5x कीजिए और माइनस में 35 कर लीजिए। देखेंगे x जब कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। प्लस वाला जो होगा संख्या नहीं देगा, लेकिन अंत में जो आएगा वो ऐसा होगा x माइनस 7 इंटू x प्लस 5 बराबर कितना करेंगे? 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 7। यानी कि जो पॉजिटिव में मान होता है वही आंसर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु पर जो है 15% लाभ और 10% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 9 से 18 हो जाती है, इसका अंकित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न मैथमेटिक्स का आप सभी के लिए हम छोड़ जाते हैं, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक वस्तु पर 15% लाभ और 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य 918 है, अंकित मूल्य क्या था? याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप जो है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं, जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन, और यहां से साइन शुरू हो जाएगा। कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में कौन से बॉन्ड होते हैं? याद रखेंगे, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में कौन से बॉन्ड होते हैं? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने समूह हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन द पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न की बात की जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे 18 है, जिसको वर्ग 1 से लेकर 18 तत्व कहा जाता है।
36 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांट सेल में कौन सा ये ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस करता है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप किस जीन के कारण होता है। मनुष्य में ब्लड ग्रुप किस जीन के कारण होता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन आई के माध्यम से ब्लड ग्रुप उसमें होता है जिसको ABO के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों ए, जेम्स चैडविक के द्वारा परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा गैस रंगहीन, गंधहीन लेकिन घातक होती है। वह कौन सा गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और लेकिन घातक होती है। 39वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रंगहीन होती है, गंधहीन होती है लेकिन घातक बहुत ज्यादा होती है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पानी में गैसों की घुलनशीलता किस सिद्धांत पर आधारित है। पानी में गैसों की घुलनशीलता निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर है हेनरी के नियम पर यह आधारित है। पानी में गैसों की घुलनशीलता हेनरी के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ई बुक लेना होगा तो आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये ई बुक का ही मैंने कुछ कंटेंट पढ़ाने की कोशिश किया है अभी फिलहाल अपने इस चैनल पर। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेट रखिए, तभी जाकर के आपकी कल्याण भी होते रहेंगे। जय हिंद।